हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सिमिलैरिटी चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है। अभी तक हमने बेसिक पढ़ लिया था कि सिमिलैरिटी होता क्या है और एंगल सिमिलैरिटी जो मैंने कहा था मेन टॉपिक है। उसके बाद फिर जो एसएएस सिमिलैरिटी है और एसएसएस सिमिलैरिटी यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। क्लियर। अब आज हम लोग देखो इस लेक्चर में कुछ एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि देखो एसएएस और एसएसएस पे कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो आया नहीं आज तक बोर्ड में। एक आध बार एमसीक्यू वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ एमसीक्यू करेंगे एसएएस और एसएसएस से बेस्ड। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे कि जहां पर हमें ये आइडिया लगे कि अगर इस चैप्टर में प्रूविंग पूछी जाती है तो वो कैसा आएगा, मतलब अगर कुछ प्रूफ करने इस चैप्टर में बोलता है तो वो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। उस ट्रायंगल ए बी सी के साइड बी सी पर एक पॉइंट है डी। तो उसने बोला डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। गलती साइड्स लिखा गया, ये साइड है, ऐसा नहीं होगा। साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट, और आगे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो अभी हम एक ट्रायंगल बनाए अगर, तो ये एक ट्रायंगल है एबीसी। अच्छा, एबीसी ट्रायंगल में डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बीसी। तो बीसी पर डी एक पॉइंट है सच दैट ए डी सी इक्वल्स टू बी ए सी। तो यहां पर मान लेते हैं ये एक पॉइंट ले लिया डी, ठीक भाई। क्वेश्चन ने क्या बोला? क्वेश्चन ने बोला है डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी। तो बीसी ये है, बीसी पर एक पॉइंट डी है, मतलब डी पॉइंट हमने ये ले लिया। सच दैट एंगल एडीसी, अब एंगल एडीसी क्या होगा? एंगल एडीसी मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल बीएसी। इसका मतलब ये वाला एंगल, ये बोला है। देन प्रूव दैट। अब देखो हमें समझना यह है कि एक चीज, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। सिमिलैरिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्रूविंग आती है बेसिकली, उसमें जनरली ज्यादातर क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे जिसमें बोलेगा किसी एक साइड का स्क्वायर इक्वल टू दिस इनटू दिस प्रूव करना है, या किसी एक साइड का स्क्वायर हो सकता है। कभी कभी स्क्वायर अगर नहीं भी होगा तो इस तरफ दो साइड का प्रोडक्ट इक्वल टू के उस तरफ भी दो साइड का प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अब तुम्हें समझना यह है कि देखो ट्रायंगल की साइड का जो स्क्वायर है, अभी तक हमने देखा वो पाइथागोरस में आता था, लेकिन जब पाइथागोरस में साइड का स्क्वायर होता है तो सबका स्क्वायर होता है कि एक साइड का स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स होता है। यहां पर क्या है? यहां पर एक तरफ केवल स्क्वायर है, सीए का स्क्वायर है, लेकिन सीबी और सीडी का कहीं स्क्वायर नहीं, उनका नॉर्मल प्रोडक्ट है सीबी इंटू सीडी, ठीक है। अब ये कब आ सकता है, कैसे आ सकता है, एक बार हम तुम्हें रफली लिख के दिखाते हैं पहले, ठीक है। तो सिमिलैरिटी का जब हम रेशियो लिखते हैं तो देखो यहां पे सीए है। अगर ऐसा हो जाए कि यहां पे अपॉन में कोई साइड रहे नीचे, और इस तरफ अपॉन के नीचे यहां पर सी ए रहे, तो देखो यहां पर सी ए इंटू सी ए हो जाएगा सी ए का स्क्वायर, राइट। ऐसा ही अगर हम और एक तरह सोचें तो ऐसा हो सकता है कि हमने ऊपर जगह खाली छोड़ दी, नीचे सी ए लिख दिया, या इधर फिर सी ए अपॉन समथिंग लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो एक केस ये हो सकता है, एक केस ये हो सकता है। अब तुम्हें समझना क्या है कि इन दोनों केस में एक चीज समझ में आ रही है हमें। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि जब सिमिलैरिटी में दो ट्रायंगल सिमिलर कर लेते हैं, उसके बाद जब साइड का रेशियो लिखते हैं अपॉन नीचे जो साइड का, तो रेशियो में जो न्यूमरेटर में चीजें होती हैं वो सारी एक ट्रायंगल की होती है, और जो डिनोमिनेटर में होती है वो सारी दूसरे ट्रायंगल की होती है। जो न्यूमरेटर में है वो एक ट्रायंगल की है, जो डिनोमिनेटर में है वो दूसरे ट्रायंगल की है, बताया था। तो इस क्वेश्चन में चाहे तुम ये वाला केस सोच लो, चाहे तुम ये वाला केस सोच लो, कोई भी केस दोनों में सोच लो, सीए जो है वो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। यहां पे भी देखो सीए इसके डिनोमिनेटर में, इसके न्यूमरेटर में है। तो दैट मींस इससे हमें यह आइडिया मिलता है कि सीए दोनों ट्रायंगल की साइड है, मतलब जिन दो ट्रायंगल को हम सिमिलर करने जा रहे हैं उन दोनों ट्रायंगल की एक साइड सी ए है, इससे आइडिया मिलता है।
ये बात समझ में आई? क्योंकि देखो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो न्यूमरेटर होता है उसकी जो साइड्स होती हैं वो एक ट्रायंगल से आती हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है रेशियोज का उसकी जो डिनोमिनेटर में टर्म्स होते हैं वो दूसरे वाले ट्रायंगल से आते हैं। तो यहां पर जो सीए है वो न्यूमरेटर में भी है, देखो यहां पर, और वही सीए डिनोमिनेटर में भी है। दैट मीन्स कि सीए इज प्रेजेंट इन बोथ द ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल की एक साइड सीए है, तभी वो सीए इंटू सीए, सीए का स्क्वायर बनेगा। बात समझ में आई? तो इससे हमें एक ये बात पता चलती है कि इस फिगर में से हमें दो ऐसे ट्रायंगल चूज करके सिमिलर करने हैं जिन दोनों ट्रायंगल की एक साइड सी ए हो। ठीक, अब देखते हैं इस डायग्राम में ऐसे कौन कौन से ट्रायंगल है जिसकी एक साइड सी ए है। तो देखो, एक ट्रायंगल तो पूरा है ए बी सी, पूरे ट्रायंगल की एक साइड है सी ए। ठीक, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो है ए डी सी, उसकी साइड भी है सी ए। तो जो सी ए है वो ट्रायंगल ए बी सी की भी साइड है और वो ट्रायंगल ए डी सी की साइड है। मैंने कहा ना पहले ट्रायंगल चूज करने हैं, तो ट्रायंगल हमारा कौन सा होगा? ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, राइट होगा। तो एक ट्रायंगल ए बी सी हो गया पूरा, और एक ट्रायंगल हो गया ए डी सी। अब इनको सिमिलर कर रहा है। अच्छा, सिमिलर करने में हम लोग प्रेफरेंस एंगल को देते हैं। तो एक चीज ये देखो, इन दोनों ट्रायंगल में सी एंगल कॉमन एंगल है। देखो ए बी सी में भी ये वाला एंगल सी आ रहा है, और ए डी सी में भी ये वाला एंगल सी आ रहा है। तो सबसे पहले कॉमन एंगल है एंगल सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी, रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन। तो एक तो कॉमन एंगल हो गया, एंगल कौन सा है? वो एंगल सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में ये चीज दे रखी है पहले से कि ये वाला जो एंगल है ए डी सी, ये एंगल वो बी ए सी इसके बराबर है। अच्छा, बी ए सी जो एंगल है वो पूरे ट्रायंगल का है, पूरे ट्रायंगल का एंगल एबीसी का है बी ए सी। तो एबीसी इस तरफ लिखा है तो यहां पे लिख देते हैं एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू, अच्छा ये जो बी ए सी एंगल है ये वाला, ये ए डी सी इसके बराबर है, तो इज इक्वल टू ए डी सी। रीजन क्या होगा? गिवन होगा। बात समझ में आ रही है? अब दो एंगल इक्वल हो गए, तो अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यहां से लिख सकते हैं हम लोग देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था पहले ट्रायंगल का नाम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, मैटर नहीं करता, लेकिन सेकंड ट्रायंगल को किस ऑर्डर में लिखा जाएगा वो फर्स्ट वाले से मैच करके लिखा जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो सेकंड ट्रायंगल है उसकी जो साइड्स हैं, देखो एबीसी में जो एंगल सी है वो एडीसी के एंगल सी के ही बराबर है, बिकॉज एंगल सी हमारा कॉमन एंगल है। ए बी सी का जो एंगल सी है और ए डी सी का जो एंगल सी है वो कॉमन एंगल है। तो इसका मतलब जहां पर ए बी सी का सी लिखा है वहीं पर ए डी सी का भी सी लिखा जाएगा। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे सी। बात समझ में आई? इसके बाद एबीसी में ए वर्टेक्स पर एक एंगल बन रहा है। देखो पूरे ट्रायंगल एबीसी में ए वर्टेक्स पे एक ये वाला एंगल बन रहा है और ये एंगल इसके बराबर है, ए डी सी के एंगल डी के बराबर है। तो इसका मतलब जहां ए लिखा है वहां डी आएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखो एबीसी ट्रायंगल में, एबीसी ट्रायंगल में ए वर्टेक्स पे ये एंगल बन रहा है बड़ा सा, ये वाला एंगल, पूरा एंगल ये एंगल इस एंगल के बराबर है। हमने सिमिलैरिटी में यूज किया है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल डी, ये वाला एंगल ए इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल डी। तो इसका मतलब जहां पर ए आया, ए कहां पे आया? फर्स्ट पोजीशन पे,
उसी जगह पे डी आएगा, तो हमने ए की जगह पर डी लिख दिया। क्लियर क्लियर, ये बात समझ रहे आ गई? ठीक, अब ये बताओ ए डी सी का डी आ गया और सी आ गया, तो इस ट्रायंगल में ए वर्टेक्स तो बचा ये वाला पॉइंट, वो लिख दो यहां जगह जो बची है। अब एक चीज यहां पे नोटिस की कि ऐसा सिमिलैरिटी में बिल्कुल पक्का नहीं है कि जो वेरिएबल है वो मतलब जो वर्टेक्स है वो मैच करेगा एग्जैक्टली देख लो यहां पर ए फर्स्ट पोजीशन पे है, बल्कि सेकंड ट्रायंगल के नेम में ए सेकंड पोजीशन में मिडिल में है। तो ये बात याद रखना कि सिमिलैरिटी में ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो वेरिएबल है मतलब जो हमारा वर्टेक्स है उसकी पोजीशन सेम होगी। मतलब अगर सी है तो जहां सी है वहीं पे सी। यहां पर एक जगह हमने ये भी देखा कि सी यहां पर है वहीं पे सी आ रहा है। ये इसलिए नहीं क्योंकि दोनों सी है अल्फाबेट, ये इसलिए क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है, तो जो एंगल जिसके इक्वल होता है वो उसके जगह पर करस्पॉन्डिंगली आता है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब है ये हमारा सिमिलैरिटी इस तरह से लिखी जाएगी। अच्छा, कौन सी क्राइटेरिया है? ये है एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलैरिटी। क्लियर? इतना क्लियर है? अब यहां से अगर हम रेशियो लिखें तो सिमिलैरिटी कर देने के बाद लिख सकते हैं देयरफॉर। अच्छा, यहां से ए बी लेंगे अगर, तो ए बी अपॉन, अगर इधर से हम ए बी लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड ए बी, तो यहां से क्या लेंगे? ए डी लेंगे या डी ए लेंगे? तो ये आ जाएगा अपॉन में डी ए इज इक्वल टू। अच्छा, इसके बाद अगर हम लेते हैं बी सी, मतलब सेकंड और थर्ड पोजीशन में, मतलब ये बी सी लेते हैं इतना, तो बी सी अपॉन यहां पर क्या लेंगे? ए सी, ए सी इक्वल्स टू। इसके बाद अगर हम इसको लेते हैं फर्स्ट और थर्ड को, ए सी फर्स्ट और थर्ड को, तो ए सी अपॉन यहां से क्या लेंगे? डी सी, तो ये होगा डी सी। ठीक, अब हम क्या करेंगे? तीन रेशियो आ गए। अब ये तीनों तो एक साथ कभी सॉल्व होते नहीं, किसी दो को लेते हैं। अब वो कौन से दो लेंगे जिसमें वो चीज आएगी जो हमें चाहिए। तो अगर मुझे AC का या CA का स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब मुझे दो AC या CA कह लो वो चाहिए। अब वो AC कहां कहां आ रहा है? देखो, एक तो यहां पे आ रहा है इस वाले फ्रैक्शन में, देखो यहां पे आ रहा है न्यूमरेटर में AC, और एक यहां पर आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इसके साथ इसको ले लें, मतलब इतना सॉल्व कर ले, इस वाले फ्रैक्शन को ड्रॉप कर दें, मतलब नेक्स्ट स्टेप पे हम लिखें देयरफॉर, खाली इतना लिखें BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन DC। ठीक है, और फिर हम क्या करें? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे AC इंटू AC क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर या CA का स्क्वायर बोल लो भाई, AC और CA तो एक ही हुआ, तो इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। और यहां पर BC पहले से है तो BC DC ऊपर आ जाएगा, तो इंटू DC इक्वल्स टू AC इंटू AC क्या हो गया? AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू DC। बात समझ में आई? क्लियर है ये? ठीक है, तो अब ये हमें देखो प्रूव करना था, AC या CA का स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, हेंस प्रूव्ड। ये हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो ऐसे ही देखो, प्रूविंग में बहुत टफ क्वेश्चन कोई सिमिलरिटी का नहीं आता। नॉर्मल सिमिलर करो, और सिमिलर करने के बाद इस तरह से रेशियो लिखो, और फिर इस रेशियो में कोई चीज हमें प्रूव करके लानी होगी, हम वो लिख देंगे। हमें ये साइड चूज करनी होती है, और साइड के अकॉर्डिंग फिर ट्रायंगल चूज करना होता है। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, किसी क्वेश्चन में अगर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कुछ प्रूव कराना है, तो दो ऐसे ट्रायंगल ढूंढ के लाओ जिसमें ए बी प्रेजेंट हो एज अ साइड, मतलब ए बी पहले वाले ट्रायंगल की भी एक साइड हो और ए बी सेकंड वाले ट्रायंगल की भी साइड हो। ठीक है, ये रूल याद रखना। मतलब रूल क्या है? सिंपल सा कॉमन सेंस है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, हाँ दिस इज गिवन, और ये एंगल इक्वल है, सिंबॉलिकली विल राइट। मतलब हमें ये बताना है कि अगर इतनी चीज हमें मिल जाती है तो सिमिलैरिटी कैसे लिखी जाएगी। तो यहां पे जो ऑप्शंस है सब में देखो ABC 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 ABC। तो मान लेते हैं मैंने ABC लिखा, MCQ है तो फटाक से इसको सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ज्यादा इसमें स्टेप्स नहीं है। ABC सिमिलर टू, ठीक है। अब तुम्हें खाली इतना दिमाग लगाना है, देखो ये, अच्छा पहली बात ये कौन सा केस है, अगर ध्यान से देखो तो यहां पे देखो रेशियो में दो साइड यूज हुई है,
तीनों साइड नहीं है, रेशियो में 2 साइड है, मतलब एस एस 2 साइड हो गई, और एक एंगल भी दे रखा है, तो इसका मतलब एक एंगल हो गया, तो एक एंगल हो गया और 2 साइड्स हो गई, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एस ए एस हुआ। ठीक, अब मैंने बताया था कि एस में थोड़ा एस के कंपैरिजन में आसान होता है सिमिलरिटी लिखना, क्योंकि एक एंगल डायरेक्टली मैच कर जाता है, वो सीधे मैच कर गया। तो यहां पर क्या है, सबसे पहले देखो एंगल क्या दिया है, एंगल ए एंगल ई के बराबर है, तो अगर हमारा जो दूसरा ट्रायंगल है वो डीईएफ है, हमें ये बात पता है कि एंगल ए एंगल ई के बराबर है, ये गिवन है, इसका मतलब जहां पर ए आएगा उसी जगह पर, उसी करस्पॉन्डिंग प्लेस पर ई आएगा, बिकॉज एंगल ए ई के बराबर है। तो जब हम सिमिलरिटी लिखेंगे, पहले मैंने ऑप्शन क्यों देखा, मैंने ऑप्शन देखा कि उन्होंने फर्स्ट ट्रायंगल को किस ऑर्डर में चूज किया है लिखना, क्योंकि फर्स्ट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग सेकंड लिखते हैं, अगर फर्स्ट को बीएसी लिखते तो सेकंड उसके अकॉर्डिंग लिखते, अगर फर्स्ट को सीबीए लिखते तो सेकंड उसके अकॉर्डिंग लिखते। तो यहां पे इन्होंने फर्स्ट ट्रायंगल को एबीसी लिखा, देखो एबीसी एबीसी सब ऑप्शन में एबीसी है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि अगर फर्स्ट ट्रायंगल का नाम एबीसी लिखे तो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ सेकंड ट्रायंगल उसी ऑर्डर में। तो सीधी सी बात है, ए की जगह पर एंगल ए एंगल ई के बराबर है, तो एंगल देखो, एंगल एंगल सबसे आसान है क्योंकि वहां पे पूरा एंगल एंगल पे काम चल रहा है, ठीक है, सब एंगल है। एसएस में एटलीस्ट एक एंगल मिला, तो पहली पोजीशन तो हम अपने आप लिख देंगे, तो यहां पर 3 प्लेसेस है, ए ई के बराबर है, तो ए की जगह पे हमने ई डाल दिया। ठीक, इसके बाद अगला देखो, मतलब इतने को देखो, इतने को ए बी, अच्छा ए बी यहां पे देखो, ए बी के साथ अपॉन में क्या है, यहां पे देखो ए बी के साथ अपॉन में क्या है, ईएफ है, तो अगर ए बी के साथ अपॉन में ईएफ है तो इसका मतलब अगर फर्स्ट 2 प्लेसेस पे यहां ए बी है तो यहां फर्स्ट 2 प्लेसेस पे ईएफ होना चाहिए, तो ई यहां ऑलरेडी है, यहां एफ को डाल देते, ईएफ बन जाएगा, राइट। क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है डी, तो यहां पे डी लिख देंगे, डी तो बचा, यहां पे देखो डी तो बच रहा है खाली, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा ई एफ डी, हो गया काम, बात समझ में आई। तो सबसे पहले एसएस का कोई क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि किस ऑर्डर में लिखा जाए, तो पहले एंगल ढूंढ के फिक्स कर दो जगह पे, एंगल फिक्स करने के बाद उस एंगल के इधर या जस्ट इधर वाला वर्टेक्स देखकर एक कोई साइड चूज कर लो, अपने आप हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहां पे ई फिक्स हो गया था, उसके बाद मैंने ए के साथ बी है तो ई के साथ एफ होना चाहिए, क्योंकि ए बी के साथ अपॉन में ई एफ है, तो ये हमारा आ गया। अब चेक कर लेते कौन सा ऑप्शन है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, ई डी एफ नहीं है, तीसरे में, अच्छा देखो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन सेम नहीं है, साइन देखो अलग है, यहां पे कॉन्ग्रुएंसी का साइन है बीच में, यहां पे सिमिलरिटी का साइन है, तो ये चीज देख लेना, एबीसी इज सिमिलर टू ई एफ डी, तो मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, देखो नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी एफ इट इज गिवन दैट, अच्छा क्या क्या दिया है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल एफ एंगल सी के बराबर है, तो 2 एंगल बराबर हो गए, तो ये हमारा सिमिलर हो गया एंगल एंगल से, ठीक, क्योंकि देखो एंगल बी जो है ई के बराबर हो गया, एफ सी के बराबर हो गया, ठीक, एंड ए बी इज इक्वल्स टू 1/4 डी, ठीक है, ए बी इक्वल्स टू 1/4 डी। अच्छा ये बताओ, यहां पे जो सिमिलैरिटी दे रखी है, दे रखा है सिमिलर है, अगर सिमिलर दे रखा है और यहां पे क्वेश्चन में दिया है कि ए बी इज इक्वल्स टू 1/4 डीई, ये दे रखा है, यहां से अगर हम डी को नीचे ले आए तो रेशियो कितना हो गया, 1:4, 1:4 का मतलब हुआ कि ए बी की जो भी लेंथ होगी डी उसका 4 टाइम्स होगा, अगर ए बी हमारा 3 सेंटीमीटर है तो डी हमारा 12 सेंटीमीटर होगा, मतलब इक्वल नहीं है, ये पक्का हो गया कि ए बी और डी आपस में इक्वल नहीं है, क्लियर। अब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ए बी के जगह पर सिमिलर तो नहीं रखा है डी, अच्छा अगर कॉन्ग्रुएंट होता तो इक्वल होता, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि देन द 2 ट्रायंगल्स आर, अच्छा कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट कब होता, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनका एंगल और उनकी साइड सब बराबर होती है, यहां पर ए बी डी के बराबर नहीं है, उसका रेशियो दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये तो सही हो सकता है बिकॉज सिमिलर तो दे रखा है,
एंड नॉट कॉन्ग्रेंट, तो ये कॉन्ग्रेंट वाला, ये सही लग रहा है देखकर। आगे देख लेते हैं एक बार और, लेकिन सारे ऑप्शन देख जरूर लिया करो एमसीक्यू में। फिर कह रहा है सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रेंट, तो हम देख ही चुके हैं कि सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रेंट बोलना मतलब सिमिलर भी है कॉन्ग्रेंट भी है, ऐसा तो है नहीं। देखो यहाँ पे ए बी और डी इक्वल नहीं है, उनका रेशियो 1:4 है, तो ये भी गलत है। फिर कह रहा है नाइदर कॉन्ग्रेंट नॉट सिमिलर, ये तो स्टार्टिंग में उसने सिमिलर दे रखा है, तो ये तो गलत बोल ही रहा है, ये पार्ट तो गलत है ना, क्योंकि इसने कहा नॉट सिमिलर, बट सिमिलर तो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मतलब ये भी गलत है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट। ये बात समझ में आई कि सिमिलर क्यों है, सिमिलर तो दे रखा है भाई, क्वेश्चन में दिया ए बी सी सिमिलर टू डी एफ, बट नॉट कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं आए वो मैंने यहां पे करके दिखाया, क्योंकि कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती है। अच्छा, ये चेक कर लिया मैंने कि ए बी का करस्पॉन्डिंग ही डी है, ए बी का करस्पॉन्डिंग ही डी है, ठीक है। और फिर यहां पे अगर देखो तो हमने इसको जब सॉल्व किया तो ए बी और डी बराबर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अगर बराबर आते तो ये सिमिलर एज वेल एज कॉन्ग्रेंट होता, बिकॉज सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई फिगर सिमिलर है और उसका साइज भी सेम हो गया तो कॉन्ग्रेंट भी हो जाएगा। ये बात समझ में आई, मतलब इसी क्वेश्चन में दो, अच्छा सिमिलर तो पक्का है, दे भी रखा है, साथ में दिख भी रहा है कि दो एंगल इक्वल है। अभी यहां पे 1/4 ना होता, ए बी इक्वल टू डी होता, तो साइड भी इक्वल हो जाती, तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ओके, मतलब दो ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा डी ई एफ, ठीक है। एक ट्रायंगल देखो ए बी बी सी दिख रहा है, तो थर्ड साइड एसी होगी, तो ए बी सी और दूसरा है डी ई एफ, दो ट्रायंगल है। वो ये बोल रहा है, रफली छोटा ट्रायंगल बना लें फटाक से, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है। हमसे बोल रहा है इतना दे रखा है, मतलब रेशियो मिल गया साइड्स का, एस और एस मिल गया भाई, ए बी और बी सी मिल गया तो दो एस मिल गया, और डी और एफ डी मिल गया तो दो एस यहां से मिल गया, साइड का रेशियो दे रखा है। हमसे पूछ रहा है देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर व्हेन। अच्छा ये बताओ, केवल दो साइड के रेशियो से तो ट्रायंगल सिमिलर होगा नहीं, सिमिलर तब होगा जब दो साइड के रेशियो के साथ साथ एक बीच में एंगल मिले। अच्छा, बीच में एंगल, इंक्लूडेड एंगल, तभी तो बनेगा एस ए एस, ठीक। तो वो ये पूछ रहा है कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, उसके लिए कौन से एंगल इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये बताओ, जैसे हमें पता है कि न्यूमरेटर बिलोंग टू वन ट्रायंगल, तो इसका मतलब ए बी और बी सी एक ट्रायंगल की साइड होगी, ए बी ये है और बी सी ये है, तो ए बी और बी सी के बीच में एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल बी आ रहा है। और हमें पता है डिनोमिनेटर दूसरे ट्रायंगल को बिलोंग करता है, इसका मतलब डीई और एफ डी। अच्छा, डीई क्या है, डी ये है, एफ डी ये है। अच्छा, डी और एफ डी के बीच का जो एंगल है वो ये एंगल है, और हमें पता है एस एस तो तभी पूरा होगा ना जब दो साइड के बीच का एंगल होगा, साइड्स के बीच में एंगल, ठीक है। तो इसका मतलब एस एस तब कंप्लीट होगा अगर एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर हो जाए, क्योंकि बी वर्टेक्स इन दो साइड्स के बीच में है और डी वर्टेक्स इन दो साइड्स के बीच में है, मतलब एंगल बी और एंगल डी अगर बराबर हो जाए तो यहां पर एस एस सिमिलैरिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहां पर होगा एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। अगर एंगल बी एंगल डी के बराबर हो गया तो ये एस एस सिमिलैरिटी कंप्लीट हो जाती है। अगली बात समझ में क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एम एन एस, दो ट्रायंगल है, ये रेशियो दे रखा है, देन सिंबॉलिकली वी कैन राइट इट एज, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कैसे लिखा जाएगा, मतलब क्या ऑर्डर होगा। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट वाला ट्रायंगल किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, तो यहां पर अगर देखो तो फर्स्ट ट्रायंगल में वर्टेक्स दिख ही रहा है, पी है, क्यू है और आर है। तो अगर हमने फर्स्ट ट्रायंगल को लिख लिया पी क्यू आर सिमिलर टू, अच्छा एक बात और, ये मैंने बताया था जब हमने क्वेश्चंस किए थे कि एसएएस में तो एक बार में काम चल जाता है लिखकर, जो लिखा पहली बार में सही आ जाएगा, लेकिन एसएसएस में हमें दो ऑप्शन लेके चलने पड़ते हैं।
दोनों में से एक ऑप्शन आगे चल के गलत हो जाता है तो जो दूसरा वाला बचता है वही सही ऑप्शन हो जाता है, बताया था ये। ठीक, तो यहां पर अगर देखो तो हमने ऐसे दिख रहा है ना, एस 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 है, क्योंकि देखो साइड है फिर साइड है फिर साइड है, और हमने फर्स्ट ट्रायंगल का नाम मान लेते हैं पी क्यू आर लिख लिया। तो अब ध्यान से देखो कि यहां पे पी क्यू है, पी क्यू के साथ में अपॉन में एन एस है, पी क्यू के साथ में अपॉन में है एन एस। अब प्रॉब्लम ये है कि एन एस और एस एन ये दोनों सेम ही साइड हुई, तो अब हम पक्का नहीं बता सकते कि PQ के जगह पर यहां पर फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हम जब NS लिखेंगे तो किस ऑर्डर में लिखेंगे, N और फिर S या S और बाद में N। तो हम दोनों शुरू में लिख लेते हैं, तो हम एक जगह लिखते हैं NS और सेकंड में लिख लेते हैं SN। ये बात समझ में आई? क्योंकि क्लियर नहीं है कि कौन सा लिखा जाए तो दोनों लिख लिया हमने, NS भी लिख लिया और SN भी लिख लिया। अब एक अभी आगे जाके गलत होगा। ठीक, अब अगर देखो तो आगे की दो पोजीशन पे है क्यू आर है, अब यहां पे देखो क्यू आर के साथ में अपॉन में एमएस है, मतलब सेकंड और थर्ड पोजीशन पे यहां पर क्यू आर है और यहां पर हम चाहेंगे सेकंड और थर्ड पोजीशन में एम एस हो, लेकिन नीचे वाले में तो एस फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, मतलब नीचे वाला गलत हो गया। क्योंकि भाई देखो यहां पे क्यू आर है कहां पे, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, तो क्यू आर के नीचे एम और एस है, तो एम और एस को होना चाहिए सेकंड और थर्ड पोजीशन पे, बल्कि इसमें तो एस फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो गलत हो गया। तो यही वाला सही है, यहां पर एम लिख देंगे बिकॉज एम बच रहा है। अब एक बार चेक कर लेते हैं पूरा, मतलब रीवेरीफाई कर लेते हैं। तो पी क्यू के साथ एनएस है तो फर्स्ट टू पोजीशन पे पी क्यू या फर्स्ट टू पोजीशन पे एनएस। इसके बाद क्यू आर के साथ एम एस है तो यहां पे सेकंड और थर्ड पे क्यू आर और यहां पर एस एम या एम एस, सही है, एस एम और एम एस सेम ही हुआ। फिर उसके बाद यहां पे पी आर है तो पी और आर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन, उसकी जगह पे एम एन है तो एन एम, सही है, मतलब ये सही हो गया। अब देखते हैं इन्होंने किस ऑर्डर में लिख रखा है इसको, तो पी क्यू आर देखो इन्होंने पी क्यू आर नहीं लिखा, इन्होंने फर्स्ट वाले, ये गलत है हमारा ऑप्शन, देख लिया पी क्यू आर इसके बराबर नहीं है तो ये गलत है, फिर पी क्यू आर ये सेम नहीं है, गलत है। ठीक, अब इन्होंने यहां पे लिखा है क्यू आर पी, अच्छा अगर क्यू आर पी लिखते हैं हम लोग क्यू आर पी तो ये बन जाएगा एस एम एन, तो ये भी गलत है। यहां पर क्या है क्यू आर पी, क्यू देखो यहां पे क्यू आ गया फिर आर आ रहा है फिर पी आ रहा है, मतलब पहले सेकंड पोजीशन वाला फिर थर्ड वाला फिर फर्स्ट वाला, इधर भी ऐसा हो जाएगा, पहले सेकंड वाला फिर थर्ड वाला और फिर फर्स्ट वाला, तो ये आएगा, तो ये इसके सिमिलर हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन है, तो मतलब ये हमारा डी आंसर सही हो गया। बात समझ में आई? तो ऐसे कुछ एमसीक्यूज वगैरह एसएएस और एसएसएस पे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक अपना बीपीटी वगैरह करेंगे, उसके आगे फिर कमिंग लेक्चर में मैप एंड मॉडल जो एक टॉपिक है बचा, इतना नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू करेंगे, मतलब लेक्चर में। थैंक यू।